नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास देखने वाले हैं, जिसमें सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से कवर किया गया है। अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है। आज इस मास्टर वीडियो में फिर से हम विस्तारपूर्वक सभी टॉपिक को पूरा करेंगे। ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और चलिए दोस्तों, इस गहन चर्चा की जबरदस्त शुरुआत करते हैं। हम अक्सर अखबारों में या न्यूज चैनल्स पर भारी भरकम आर्थिक शब्द सुनते हैं, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ डेटा रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उन आंकड़ों के पीछे छिपे पावर स्ट्रक्चर और गवर्नेंस को डिकोड करेंगे। एकदम सही कहा आपने। पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों के सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल रखना चाहता हूँ। हम अक्सर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को एक ही समझ लेते हैं। क्या ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या इनके बीच कोई बहुत गहरी खाई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। इसका विस्तृत उत्तर हम क्लास के अंत में देंगे। तो चलिए आज का हमारा मिशन सेट करते हैं। देखिए, आज के इस मिशन में हम हवाई बातें बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज हम 1776 की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से लेकर 2025 तक के जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, उनका एक क्रमिक और ऐतिहासिक सफर तय करेंगे। मतलब हम सिर्फ जीडीपी के नंबर्स नहीं देखेंगे। एकदम। हम ये समझेंगे कि नीतियां कैसे बनती हैं, एक देश का लिया गया फैसला कैसे दशकों तक उसके नागरिकों का भविष्य तय कर देता है, और सबसे बड़ी बात, विश्व पटल पर कोई देश असल में ताकतवर कैसे बनता है। तो इसी बुनियाद से शुरू करते हैं। आपने जो नीतियों की बात की वो सीधे तौर पर हमारे पहले टॉपिक से जुड़ती है। अगर हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंतर को समझना चाहें तो किताबों में हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है। हाँ, एक थ्योरी है। बिल्कुल, जिसमें हम लाभ हानि का गणित समझते हैं। लेकिन जब ये थ्योरी जमीन पर उतरती है तो क्या रूप लेती है? थ्योरी का जमीन पर उतरना ही तो असल खेल है। अर्थशास्त्र तो एक फॉर्मूला है, लेकिन जब आप उस फॉर्मूले को किसी देश या किसी भी भौगोलिक सीमा के भीतर वहां के लोगों पर लागू करते हैं तो वो व्यवहारिक रूप ही अर्थव्यवस्था बन जाती है। और किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले 3 मुख्य पहिए होते हैं। 3 पहिए? जैसे कि? पहला है व्यापारिक क्षेत्र यानी कमर्शियल सेक्टर। इसका काम है उत्पादन करना और मुनाफा कमाना। दूसरा है घरेलू क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, जहां हम और आप आते हैं। सही कहा, जो इन चीजों का उपभोग करते हैं और बाजार को श्रम देते हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है सरकार। क्योंकि सरकार ही नियम तय करती है कि बाजार कैसे चलेगा, है ना? बात सिर्फ नियम तय करने की नहीं है। दुनिया में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं। सरकार का असली काम है जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब सीमित संसाधनों का सही बंटवारा। बिल्कुल, संसाधनों का न्याय संगत और कुशल बंटवारा, जिससे अधिकतम जनता का कल्याण हो सके। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये रिसोर्स एलोकेशन बहुत क्रिटिकल है। कोई देश कितना अमीर होगा या गरीब, ये इसी बात पर निर्भर करता है। और ये अमीरी गरीबी वाली बात मुझे विश्व बैंक के उस डेटा की याद दिलाती है। मैंने नोट्स में देखा कि 1 जुलाई 2018 के मानकों के अनुसार विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा है। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डेटा बता देता हूँ। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $995 या उससे कम है तो वो नीची आय वाली अर्थव्यवस्था है। इसके ऊपर $996 से लेकर $3895 तक नीची मध्य आय वाले देश आते हैं, जो कि विकासशील देशों की एक बड़ी कैटेगरी है। एकदम। फिर $3896 से लेकर $12,055 के बीच उच्च मध्य आय वाले देश हैं। और जो देश $12,055 का आंकड़ा पार कर लेते हैं, वे उच्च आय वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि विश्व बैंक ये जो 995 या 12,055 का आंकड़ा देता है, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये किसी भी देश की ग्लोबल साख तय करता है। मतलब उनकी औकात तय करता है ग्लोबल लेवल पर। एक तरह से हाँ। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से लोन मांगने जाता है तो उसकी वैश्विक ऋण पात्रता यानी ग्लोबल क्रेडिट वर्दीनेस इसी ब्रैकेट से तय होती है। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये उस देश की शासन प्रणाली का सीधा परिणाम है। और अगर हमें इन शासन प्रणालियों की जड़ों तक जाना है तो थोड़ा इतिहास खंगालना होगा। चलिए हमारी टाइमलाइन शुरू करते हैं साल 1776 से। यही वो साल था जब एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस दुनिया के सामने रखी। और यहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। बिल्कुल। इस थ्योरी का सबसे मजेदार हिस्सा था उनका अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट। मतलब सरकार का काम सिर्फ देखना है, दखल देना नहीं। बाजार खुद तय करेगा कि जूतों की कीमत क्या होगी और उसे कौन खरीदेगा। उस दौर में ये विचार बहुत क्रांतिकारी था। पूंजीवाद ने अभूतपूर्व ग्रोथ तो दी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बाजार को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाता है तो अमीर और अमीर होता जाता है और मजदूर वर्ग का शोषण शुरू हो जाता है। एकदम सही। और इसी असमानता के खिलाफ आवाज उठाई कार्ल मार्क्स ने। 1818 से 1883 के बीच उनका जीवन काल रहा और उनके विचार पूंजीवाद के ठीक उलट थे।
उन्होंने राज्य अर्थव्यवस्था की नींव रखी। जहां बाजार का वो अदृश्य हाथ नहीं बल्कि सरकार का मजबूत हाथ सब कुछ कंट्रोल करता है। वही, ये पूरी तरह से एक गैर बाजारी प्रणाली थी। सरकार ही तय करेगी कि क्या बनेगा और कितने में बिकेगा। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद देखा। रूस में? हाँ, दुनिया ने पहली बार देखा कि एक देश बिना निजी संपत्ति के काम कर रहा है। सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। यहाँ पर एक बहुत ही बारीक फर्क है जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करता है। सोवियत संघ को हम समाजवादी कहते हैं, जबकि 1985 से पहले के चीन को साम्यवादी कहा जाता है। इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये अंतर दरअसल कंट्रोल की गहराई का है। सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल में सिर्फ उत्पादन के साधनों पर, जैसे फैक्ट्री या जमीन पर, राज्य का नियंत्रण था। लेकिन चीन का साम्यवादी मॉडल इससे एक कदम और आगे था। मतलब वहां और भी ज्यादा सख्ती थी? बहुत ज्यादा। वहां न सिर्फ संपत्ति पर बल्कि लोगों के श्रम पर यानी लेबर पर भी सरकार का पूर्ण अधिकार था। आप क्या काम करेंगे ये आप नहीं, सरकार तय करती थी। निजी स्वतंत्रता लगभग शून्य थी। बाप रे। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे नए देश आजाद हो रहे थे। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। धर्म संकट ये था कि वो ना तो अमेरिका की तरह पूंजीवादी बन सकते थे जहां गरीबों का शोषण हो, और न ही सोवियत संघ की तरह जहां सारी आजादी छिन जाए। और यहीं से जन्म होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, एक ऐसा बीच का रास्ता जहां बाजार और सरकार दोनों साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल। इस दौर में अर्थशास्त्रियों के बीच एक जबरदस्त बौद्धिक टकराव भी चल रहा था। जॉन मेनार्ड कीन्स का मानना था कि पूंजीवाद अपने आप में संपूर्ण नहीं है। उसे स्थिरता के लिए समाजवाद की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए, मतलब सरकार को थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रोफेसर लांज थे, जो इसके ठीक विपरीत सोच रखते थे। उनका तर्क था कि ये समाजवादी देशों को अपनी बंद अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर थोड़ा पूंजीवाद की तरफ आना चाहिए, ताकि उनके उत्पादों में प्रतिस्पर्धा आ सके। दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक स्टेबल सिस्टम बनाना। इसी दौर में कई देशों ने खुद को बचाने के लिए बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल भी अपनाया, जहां कोई आयात निर्यात नहीं होता। ये तो होगी प्रणालियों और विचारधाराओं की बात। अब इस थ्योरी से निकलकर जमीन पर आते हैं और अपने भारत की विकास यात्रा को डिकोड करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एकदम। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जो सीधा प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेती या खनन। इसमें शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, इसलिए इसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ जो लोग सीधे मशीनों पर काम करते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। और जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं वो व्हाइट कॉलर कहलाते हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग, IT। अगर हम भारत के संदर्भ में 1950 से लेकर 2025 तक के डेटा का क्रोनोलॉजिकल विश्लेषण करें तो एक हैरान करने वाला ट्रेंड दिखता है। पारंपरिक मॉडल कहता है कि देश पहले कृषि से उद्योग में जाता है और फिर सर्विस सेक्टर में। लेकिन भारत ने तो ये रास्ता लिया ही नहीं। मैंने जो आंकड़े देखे हैं वो बताते हैं कि 1950 से 51 में हमारी GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 55% था, द्वितीयक यानी उद्योग मात्र 15% था और तृतीयक क्षेत्र 30% पर था। मतलब आधा देश सिर्फ खेती पर निर्भर था। हाँ, अब अगर हम आज यानी 2021-22 के डेटा पर नजर डालें तो प्राथमिक क्षेत्र गिरकर 18.8% रह गया, द्वितीयक थोड़ा बढ़कर 28.2% हुआ, लेकिन तृतीयक क्षेत्र ने सीधे 53% की छलांग लगा दी। और यही भारत का सर्विस लेड ग्रोथ मॉडल है। हमने मैन्युफैक्चरिंग के उस मुश्किल दौर को बाईपास कर दिया। 2024-25 के अनुमानित आंकड़े इस तस्वीर को और साफ कर देते हैं। वो आंकड़े भी बता देता हूं। 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र का GDP में योगदान महज 16% रहने का अनुमान है, जिसकी वृद्धि दर केवल 3.8% है। द्वितीय क्षेत्र 29% का योगदान देगा, 6.2% वृद्धि दर के साथ। और हमारा इकोनॉमिक इंजन यानी सर्विस सेक्टर, वो सबसे तेज 7.2% की वृद्धि दर के साथ 55.3% का भारी भरकम योगदान देगा। अब इस पूरे डेटा का असल विश्लेषण करते हैं। GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सिर्फ 16% रह गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी हमारी 40% आबादी अपनी आजीविका के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। 40% लोग सिर्फ 16% हिस्सेदारी वाले क्षेत्र में। बिल्कुल, और ये अर्थशास्त्र की सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक खेत है, उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पूरा परिवार यानी 5 लोग लगे हुए हैं। काम तो बढ़ गया है, लेकिन कुल उत्पादन में कोई इजाफा नहीं हो रहा। देखने में लगता है कि सब रोजगार में हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य है। यह अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि कृषि से निकलने वाली इस अतिरिक्त आबादी को नौकरी दे सके। और जो हमारा सबसे सफल सर्विस सेक्टर है, जो 55.3% दे रहा है, वो हाई स्किल्ड है। वो एक साधारण किसान को सीधे व्हाइट कॉलर जॉब नहीं दे सकता। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चैलेंज है दोस्तों। और इसी बात पे मैं बीच में आप सभी दर्शकों से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिना मजबूत मैन्युफैक्चरिंग के सिर्फ सर्विस सेक्टर के दम पर भविष्य सुरक्षित रह सकता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।
और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो आंकड़ों के पीछे का सच समझते हैं। आपकी यही मेहनत आपको भीड़ से अलग करेगी। बहुत ही शानदार बात कही आपने। और यह सच समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम 2025 के वैश्विक परिदृश्य की ओर देखते हैं तो हमें दो पैमानों को समझना होगा। एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। कहानी बहुत उत्साहजनक लगती है। बिल्कुल, नंबर बहुत अच्छे दिखते हैं। अमेरिका 30.34 से 30.51 ट्रिलियन डॉलर के साथ टॉप पर है। चीन 19.23 से 19.53 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। जर्मनी 4.74 से 4.92 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। और भारत? भारत 4.19 से 4.39 ट्रिलियन डॉलर के अनुमान के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। हमारे पीछे जापान, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील हैं। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होना एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि यकीनन है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी सिर्फ विनिमय दर पर आधारित होती है। ये बताती है कि देश के पास कुल कितना पैसा है, लेकिन ये पैसा जमीन पर आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है, ये पीपीपी बताता है। मतलब एक आम आदमी स्थानीय स्तर पर कितनी चीजें खरीद सकता है। एकदम। और जैसे हम लेंस बदलते हैं और पीपीपी के आधार पर 2025 की प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंकिंग देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ, मैंने ये आंकड़े देखे हैं और ये सच में हैरान करने वाले हैं। अमेरिका $89,105 प्रति व्यक्ति के साथ टॉप पर है। जर्मनी $55,911, यूके $54,949, कनाडा $53,558 पर है। सब बहुत आगे हैं। फ्रांस $46,792, इटली $41,091 और जापान $33,999 पर है। चीन भी करीब $13,657 पर है। ब्राजील $10,234 पर है। लेकिन भारत इस लिस्ट में 10वें नंबर पर खिसक जाता है, मात्र $2,934 प्रति व्यक्ति के साथ। ये इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? इस विरोधाभास की जड़ में हमारी विशाल जनसंख्या और आय बिखराव है। जब आप 4 ट्रिलियन डॉलर की कुल संपत्ति को 1.4 अरब लोगों में बांटते हैं तो हर व्यक्ति के हिस्से में बहुत कम आता है। ये तो जमीनी हकीकत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कुल राष्ट्रीय शक्ति और व्यक्तिगत जीवन स्तर के बीच एक बहुत गहरी खाई है। पीपीपी का डेटा असल गरीबी मापता है। हमारी सरकारों के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देश की कुल ग्रोथ का फायदा निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या बात है, इतने जटिल कॉन्सेप्ट को हमने कितनी आसानी से डिकोड किया। चलिए अब इस पूरी मास्टर क्लास का निष्कर्ष निकालते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में असल अंतर क्या है? तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक सिद्धांत है, एक विज्ञान है, लेकिन इकोनॉमी उस सिद्धांत का जमीन पर लागू किया गया प्रैक्टिकल रूप है, जिसमें नीतियां, सरकार और आम इंसान शामिल होते हैं। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या सिर्फ सर्विस सेक्टर के भरोसे रहना भारत के लिए सुरक्षित है, इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। भारत के भविष्य की स्थिरता के लिए सबसे जरूरी कदम यह है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो 46% आबादी फंसी हुई है उसे निकालकर मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया जाए। बिना एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस के हम संतुलित अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। 100% सच बात है। और क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि भारत एक सर्विस लेड महाशक्ति बन रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया में जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है, वो सबसे पहले व्हाइट कॉलर और सर्विस जॉब्स को ही खत्म करेगा। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। तो सोचिए, क्या हमारा ये विशाल सर्विस सेक्टर इस तकनीकी तूफान के लिए तैयार है, या हमें वापस अपने ब्लू कॉलर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल। इस पर सोचना हर गंभीर छात्र के लिए बहुत जरूरी है। अगला विषय है आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का बुनियादी अंतर। आज की इस गहन चर्चा में हम सीधे उन दस्तावेजों और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले हमारे देश की असल जमीनी हकीकत क्या है। मतलब कागजों पर तो कोई भी देश बहुत अमीर दिख सकता है। हाँ, भारी भरकम जीडीपी के आंकड़ों के साथ दुनिया भर के निवेशक वहां आ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा उद्देश्य केवल उन चमकते हुए आंकड़ों को रटना नहीं है। अर्थशास्त्र केवल रुपयों पैसों का विज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो क्या एक आम इंसान की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी आज़ादी और उसके जीवन की गुणवत्ता भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उस पैसे का असल फायदा क्या है? सही कहा आपने। मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ कि ये जो दो शब्द हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, हम अखबारों में इन्हें पढ़ते हैं और अक्सर एक ही समझ लेते हैं। जहां तक मैं समझती हूँ, आर्थिक समृद्धि या ग्रोथ पूरी तरह से एक नंबर गेम है जिसे हम बस संख्याओं में गिन सकते हैं। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा हो गया या लोगों की औसत आय कितनी बढ़ गई। क्या ये समझना सही है? एकदम सही। समृद्धि एक मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव बदलाव है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह सिर्फ देश की तिजोरी में आने वाले पैसे को मापता है, जैसे जीडीपी और जीएनपी का बढ़ना। लेकिन आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट,
इससे कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है। विकास केवल ये नहीं देखता कि तिजोरी में कितना पैसा आ रहा है, बल्कि ये देखता है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या उस पैसे से बेहतर अस्पताल बन रहे हैं? स्कूलों की स्थिति सुधर रही है या नहीं? हाँ बिल्कुल। क्या कुपोषण कम हो रहा है? भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफ अमर्त्य सेन ने इसे बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने विकास को अधिकारिता तथा क्षमता यानी एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटी के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। अधिकारिता और क्षमता, ये टर्म सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या हुआ? केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि क्या एक इंसान के पास अपने फैसले खुद लेने की आजादी है? क्या उसे आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका मिल रहा है? क्या वो स्वस्थ है? उदाहरण के लिए, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके शहर की हवा जहरीली है और आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो प्रोफ अमर्त्य सेन के अनुसार आप विकसित नहीं हैं। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने कहा था कि विकास असल में गरीबी के विरुद्ध लड़ाई है, चाहे वो गरीबी पैसों की हो, शिक्षा की हो या अवसरों की। इस पूरी बात को समझने के लिए मेरे दिमाग में बहुत ही आसान सा उदाहरण आ रहा है। मान लीजिए किसी इंसान की लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये समृद्धि है। इसे आप इंची टेप से नाप सकते हैं। लेकिन अगर उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी समझदारी, उसका ज्ञान और उसकी मानसिक परिपक्वता भी बढ़ रही है, तो वो विकास है। समृद्धि का मतलब है इंसान का सिर्फ शरीर से बड़ा होना, लेकिन विकास का मतलब है उसका एक बेहतर इंसान बनना। ये बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। और दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्रियों को भी ये बुनियादी बात समझने में काफी समय लगा। दशकों तक दुनिया यही मानती रही कि जिस देश की जीडीपी ज्यादा है, वो देश उतना ही विकसित है, जो कि आज भी कई लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अर्थशास्त्रियों को एहसास हुआ कि केवल आय से किसी देश की असली तरक्की नहीं नापी जा सकती। उन्हें ऐसे तरीके खोजने पड़े जो अधिक मानवीय हों। और यहीं से अर्थशास्त्र का ये सफर और भी रोचक हो जाता है। मैंने दस्तावेजों में देखा कि समय के साथ विकास को मापने के कैसे कैसे नए तरीके खोजे गए। जैसे विश्व बैंक का आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम था। हाँ, बेसिक नीड्स अप्रोच। एकदम। और एक था मॉरिस डेविड मॉरिस का जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक या PQLI। इसमें तो उन्होंने पैसे को पूरी तरह से किनारे कर दिया और सिर्फ 3 चीजें देखी: शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता और 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा। बिल्कुल, इसे 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक और टर्म बार बार देखने को मिलता है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो है PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब एक बात बताइए, मैं इसे हमेशा खबरों में सुनती हूँ, लेकिन आम भाषा में ये PPP आखिर है क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। PPP या क्रय शक्ति समता को अगर आसान भाषा में समझना हो तो इसे कॉफी के कप या बर्गर के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपके पास अमेरिका में $2 हैं। उन $2 में आप शायद अमेरिका में 1 कप साधारण सी कॉफी खरीद पाएं। लेकिन अगर आप उन $2 को भारतीय रुपए में बदलें, जो लगभग 160-70 रुपए होंगे, तो भारत में आप उस पैसे से 2-3 कप अच्छी कॉफी पी सकते हैं या एक पूरा भोजन कर सकते हैं। तो मतलब एक ही करेंसी की अलग अलग देशों में खरीदने की ताकत कितनी है, यही PPP है। बिल्कुल। जब हम सिर्फ GDP के एक्सचेंज रेट को देखते हैं तो भारत 5वें या 6ठे नंबर पर आता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे रुपए की खरीदने की ताकत हमारे देश के अंदर कितनी है, तो उस आधार पर विश्व बैंक की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार PPP के हिसाब से बहुत विशाल है। ये तो काफी सकारात्मक बात है, लेकिन इन ऐतिहासिक पैमानों में मुझे अर्थशास्त्रियों का वो दृष्टिकोण सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, जिसे निवल आर्थिक कल्याण या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा जाता है, यानी NEW। इसमें जो किया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, सैमुअल्सन, नॉर्डहास और टोबिन का वो कॉन्सेप्ट। हाँ, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में से आधुनिकीकरण के नुकसान को घटा देना चाहिए। मतलब जो प्रदूषण हो रहा है या जो शहरों में ट्रैफिक का तनाव है, उसे GDP में से माइनस कर दो। और सबसे बड़ी बात, इसमें अवकाश यानी खाली समय और गृहिणियों की सेवाओं को अर्थव्यवस्था में जोड़ा गया है। एक मिनट, क्या सच में अर्थशास्त्रियों ने पहली बार ये माना कि घर पर महिलाओं का बिना पैसे वाला काम भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। सदियों से अर्थव्यवस्था में महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले काम जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर संभालना, इन्हें कोई आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाता था। बस प्यार या जिम्मेदारी कहकर दरकिनार कर दिया जाता था। एकदम सही। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर ने ये स्थापित किया कि अगर कोई महिला ये काम नहीं करती और आप इसके लिए किसी को काम पर रखते तो आपको उसे पैसे देने पड़ते। इसलिए ये काम समाज के कल्याण और असली अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बात तो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। मतलब अगर हम अपनी माताओं और पत्नियों के उस अनपेड लेबर को अपनी GDP में जोड़ लें, तो
तो हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही प्रगतिशील सोच है। बिल्कुल। खैर, इन ऐतिहासिक पैमानों से आगे बढ़ते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया विकास को मापने के लिए जिस सूचकांक को मानती है वो है मानव विकास सूचकांक, यानी HDI। हमारे पास 2025 की रिपोर्ट के ताज़ा आंकड़े हैं। तो जरा बताइए कि दुनिया के नक्शे पर हम असल में कहाँ खड़े हैं। मानव विकास सूचकांक, जिसे 1990 में महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने विकसित किया था, वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, स्वास्थ्य यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा, शिक्षा यानी स्कूल जाने के वर्ष। और तीसरा, जीवन स्तर, जो प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। तो इसमें हमारी रैंक क्या है? 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों की सूची में भारत 130वें स्थान पर है। हमारा स्कोर 0.644 है, जो हमें मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी में रखता है। टॉप पर जो देश हैं वो हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। 130वां स्थान 193 देशों में, मतलब हम एकदम बीच में कहीं खड़े हैं। अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तो 130वां स्थान थोड़ा चुभता है। लेकिन क्या हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना कर सकते हैं? वो इस सूची में कहाँ है? यहाँ तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो चीन 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 78वें और भूटान 127वें स्थान पर है। यानी ये तीनों देश भारत से आगे हैं। बांग्लादेश 130वीं रैंक के साथ हमारे बिल्कुल बराबर खड़ा है। और पाकिस्तान या अफगानिस्तान? वो काफी पीछे हैं। रुको, श्रीलंका 78वें स्थान पर है। लेकिन हमने तो हाल ही में देखा था कि श्रीलंका कितनी भयंकर आर्थिक मंदी और राजनीतिक संकट से गुजरा है। वहां लोगों के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर वो हमसे मानव विकास में इतना आगे कैसे है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यही समवृद्धि बनाम विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भले ही चरमरा गई हो, लेकिन पिछले 50-60 सालों में उन्होंने अपनी जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो निवेश किया है उसका बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है। अच्छा। वहां की साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा भारत से कहीं बेहतर है। संकट के बावजूद उनका एक नागरिक औसतन ज्यादा पढ़ा लिखा है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाता है। यही कारण है कि HDI में वे हमसे काफी आगे हैं। ये सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। वैसे इन सूचकांकों के आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और PDF नोट्स देखे जा सकते हैं। इससे रिवीजन में काफी मदद मिलेगी। एकदम सही जानकारी दी आपने। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जब हम समाज के हर वर्ग के विकास की बात करते हैं तो लैंगिक समानता के बिना कोई भी विकास पूरा नहीं हो सकता। मैंने देखा कि लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII 2025 में 193 देशों में भारत 102वें स्थान पर है। तो सवाल ये है कि इस अंतर को पाटने के लिए क्या सिर्फ योजनाएं बनाना काफी है या हमें कुछ संरचनात्मक बदलाव करने होंगे? सरकारी योजनाएं बहुत हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। लेकिन अगर हम उन पहलों की बात करें जो सच में संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बदलाव ला रही हैं, तो कुछ उदाहरण बहुत प्रमुख हैं, जैसे PM आवास योजना। हाँ। पहले क्या होता था कि घर हमेशा घर के पुरुष के नाम पर होता था, लेकिन इस योजना में शर्त जोड़ी गई कि घर की रजिस्ट्री महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से होगी। इससे महिलाओं को सीधे तौर पर संपत्ति का मालिकाना हक मिला, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा का कदम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहले भी हैं। बिल्कुल, संपत्ति पर हक होने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता दोनों बढ़ती हैं। दूसरा बड़ा कदम है राजनीतिक सशक्तिकरण। 2023 का संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, जो महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब महिलाएं नीतियां बनाने वाली जगहों पर बैठेंगी तो नीतियां भी उनके अनुकूल बनेंगी। इसके अलावा विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है, जो लड़कियों को स्टेम फील्ड में आगे बढ़ा रहा है, और वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले भी हैं, जो हिंसा के शिकार महिलाओं को मदद देती हैं। इन सब के बीच मुझे 2005 में शुरू किया गया जेंडर बजटिंग का कदम एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसने सुनिश्चित किया कि देश का बजट बनाते समय ये खास ध्यान रखा जाए कि महिलाओं के विकास के लिए पैसा अलग से आवंटित हो। अब ये केंद्रीय बजट का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, लेकिन इन सारे प्रयासों और योजनाओं के बावजूद एक कड़वी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और वो है गरीबी। लेकिन ये वो गरीबी नहीं है जिसे हम सिर्फ आय से मापते हैं। इसे समझने के लिए हमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI 2024 को देखना होगा। ये MPI आय वाली गरीबी से अलग कैसे है? ये सूचकांक सिर्फ ये नहीं मापता कि किसी के पास पैसा है या नहीं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी वंचना
यानी डिप्राइवेशन को मापता है, जैसे घर में बिजली, साफ पानी, पक्का फर्श, स्वच्छता या खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन है या नहीं। तो इस बहुआयामी गरीबी के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। भारत की 21% आबादी आज भी बहुआयामी गरीबी में जी रही है। अगर हम इसे संख्याओं में बदलें तो ये लगभग 23.4 करोड़ लोग हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बहुआयामी गरीबी में जीने वाले लोगों की ये संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। एक मिनट, मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। हम तो लगातार ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि भारत ने पिछले 1 दशक में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। फिर ये 21% या 23 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आ गया? क्या ये दोनों बातें आपस में टकरा नहीं रही हैं? आपका यह संशय बिल्कुल जायज है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं तो हम अक्सर आय आधारित गरीबी या इनकम पॉवर्टी की बात कर रहे होते हैं। मतलब वे लोग अब जो भी एक निश्चित आय सीमा है उससे ज्यादा कमाने लगे हैं, उनके पास थोड़ा पैसा आ गया है। अच्छा, मतलब कागजों पर वे गरीब नहीं रहे? हाँ, लेकिन बहुआयामी गरीबी ये पूछती है कि उस थोड़े से पैसे के आ जाने के बावजूद क्या उनके पास पीने का साफ पानी पहुंचा? क्या उनके घर के पास कोई ऐसा अस्पताल है जहां वे अपना इलाज करा सकें? क्या उनके बच्चे पूरे समय स्कूल जा पा रहे हैं? और जवाब है नहीं। जी, 23 करोड़ से ज्यादा लोग भले ही पैसे से थोड़ा ऊपर उठ गए हों, लेकिन वे आज भी इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ये पीपीपी के तहत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का सबसे बड़ा और कड़वा विरोधाभास है। अब बात पूरी तरह से साफ हुई। मतलब आपके पास स्मार्टफोन खरीदने के पैसे तो आ गए, लेकिन आपके घर में साफ पानी का नल अभी भी नहीं लगा है। ये सच में सोचने वाली बात है। और शायद यही विरोधाभास हमारी खुशी को भी प्रभावित करता है। वो कैसे? क्योंकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, जिसकी थीम इस बार केयरिंग एंड शेयरिंग है, उसमें 147 देशों में भारत की रैंक 118वीं है। फिनलैंड लगातार 8वें साल सबसे खुशहाल देश है और अफगानिस्तान सबसे नीचे। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? ये भी एक शोध का विषय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हम अन्य प्रमुख वैश्विक सूचकांकों पर तेजी से नजर डालें तो तस्वीर के कई अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे विश्व आर्थिक मंच की यानी WEF की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में हम 13वें स्थान पर हैं। और वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI 2024 में हमारी रैंक 105वीं है और हमारा 27.3 का स्कोर हमें गंभीर या सीरियस श्रेणी में रखता है। अब यहाँ भी मेरा एक सवाल है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े अन्न उत्पादकों में से एक है। हमारे गोदाम गेहूं और चावल से भरे पड़े हैं। हम दूसरे देशों को अनाज निर्यात करते हैं, फिर हम भुखमरी के मामले में गंभीर श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं लगता। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि भुखमरी सूचकांक का मतलब सिर्फ ये है कि लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सिर्फ कैलोरी नहीं मापता, ये पोषण मापता है। इस सूचकांक के 4 पैमाने हैं: अल्पोषण यानी अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। मतलब पेट तो भर रहा है लेकिन शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा। एकदम सही पकड़ा आपने। भारत में छिपी हुई भूखमरी या हिडन हंगर की समस्या बहुत बड़ी है। लोगों को गेहूं और चावल तो मिल रहा है जिससे उनका पेट भर जाता है, लेकिन उनके भोजन में प्रोटीन, विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी है। इसी वजह से बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है या उनका वजन कम रह जाता है। और यही कारण है कि अनाज के गोदाम भरे होने के बावजूद कुपोषण के कारण हम इस इंडेक्स में गंभीर श्रेणी में आते हैं। वाह, इस बारीकी को समझना वाकई बहुत जरूरी था। सूचकांकों की सूची को पूरा करते हुए कुछ और आंकड़े भी बता दूं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2025 में हम 150वें स्थान पर हैं और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 96वें स्थान पर। लेकिन चलिए, सब कुछ इतना भी निराशाजनक नहीं है। एक जगह ऐसी भी है जहां हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर हैं। तो तकनीक और इनोवेशन में भारतीय युवा दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबी और चुनौती दोनों है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इन सारे दस्तावेजों और सूचकांकों का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत इस वक्त एक बहुत ही बड़े रणनीतिक द्वंद्व यानी स्ट्रेटेजिक डिलेमा से गुजर रहा है। रणनीतिक द्वंद्व, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, एक तरफ हम GDP में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, हम इनोवेशन कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, दुनिया भर की कंपनियां भारत आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मानव विकास सूचकांक, भुखमरी सूचकांक और खुशहाली में हम बहुत पीछे छूट रहे हैं। हमारा एक पैर 21वीं सदी के हाईटेक स्पेस स्टेशन में है और दूसरा पैर अभी भी उन गांवों में फंसा है जहां 23 करोड़ लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो इस द्वंद्व से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये समझना होगा कि देश का भविष्य अब केवल आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाने में नहीं है। हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसका निवेश हमें सामाजिक बुनियादी ढांचे में करना होगा। हमें अपने स्कूलों को मजबूत करना होगा, बच्चों के पोषण पर ध्यान देना होगा और लैंगिक समानता सुनिश्चित करनी होगी। जब तक हमारी ये आर्थिक समृद्धि
आम इंसान के आर्थिक विकास में नहीं बदलती, तब तक कोई भी सफलता अधूरी ही रहेगी। बहुत सही कहा। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि हमें नंबरों के पार देखना होगा। और इसी के साथ मैं एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जब कोई देश दुनिया के पटल पर आर्थिक रूप से महाशक्ति बन जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था खरबों डॉलर्स की हो जाती है, लेकिन उसी देश के करोड़ों नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं, तो क्या हमें सफलता की उस परिभाषा को ही फिर से नहीं लिखना चाहिए? विकास के असल मायने सिर्फ खजाने का भरना है या हर चेहरे पर वो आजादी और मुस्कान लाना है जो कोई आंकड़ा नहीं बता पाता? ये वास्तव में सोचने का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय आय, एक व्यापक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस विषय की शुरुआत करते हुए ना क्लास के माहौल को सेट करने के लिए मुझे एक बहुत ही सटीक बात याद आ रही है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा के लिए कुछ डेटा या परिभाषाएं रटना नहीं है। एक जागरूक नागरिक और एक भावी प्रशासक के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक साल के फैसले अगले साल की नीतियों को आकार देते हैं। सही बात है। परीक्षा के नजरिए से भी अगर देखें, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, ये टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो चलिए इस व्यवस्था को जरा गहराई से डिकोड करते हैं। तो इस क्रम में अगर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम नजर डालें तो तस्वीर काफी स्पष्ट होने लगती है। मतलब अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार अगर देखें तो एक लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था की भौगोलिक और आर्थिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ अंतिम शब्द पर जोर देना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है और हमें सिर्फ आखिरी नतीजे की कीमत ही आंकनी होती है। बिल्कुल। और इस परिभाषा के ऐतिहासिक विकास को समझना भी ना उतना ही रोचक है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कोई व्यवस्थित तरीका रातों रात तो विकसित नहीं हुआ। अगर हम पीछे जाएं 1867-68 के दौर में, तो दादा भाई नौरोजी का वो प्रथम ऐतिहासिक प्रयास सामने आता है जब उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए आंकी थी। जी, सिर्फ 20 रुपए। और एस्पिरेंट्स, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। हाँ, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये उस समय की भयंकर गरीबी, अकाल और ब्रिटिश नीतियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का एक जीता जागता दस्तावेज था। इसके कई दशक बाद 1949 में एफ शिराज का आंकलन आया जिसमें यह आंकड़ा 49 रुपए बताया गया। और स्वतंत्रता से पूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा भी कुछ आधिकारिक प्रयास किए गए थे, लेकिन मतलब उन प्रयासों में एक समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी थी। सही कहा आपने। असली और ढांचागत बदलाव भारत की आजादी के बाद ही देखने को मिला। जब एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा होना था, पंचवर्षीय योजनाएं बनानी थी, तब बिना सटीक आर्थिक डेटा के ऐसा करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। बिल्कुल। और यही वो जरूरत थी जिसने 1949 में एक ठोस कदम उठाने पर मजबूर किया। आजादी के बाद नीतियां बनाने के लिए सटीक डेटा चाहिए था, तो भारत सरकार ने पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इस समिति में डॉक्टर आर गाडगिल और डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव जैसे प्रतिष्ठित सदस्य शामिल थे। इस समिति ने जब 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने 1948-49 के आधार पर भारत की कुल राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए बताई। 8,710 करोड़ रुपए। जी। और प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए बताई गई। इस प्रारंभिक प्रयास का सबसे बड़ा कारण प्रभाव ये हुआ कि सरकार को पहली बार यह एहसास हुआ कि संस्थागत निर्माण की सख्त जरूरत है। आधुनिक सांख्यिकीय ढांचे की नींव यहीं से पड़ी। बिल्कुल। और जब इस पहले आधिकारिक प्रयास ने अपनी रिपोर्ट दी तो प्रशासन को ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि सांख्यिकीय गणनाओं के लिए एक समर्पित संस्थागत संरचना का होना अनिवार्य है। और इसी सोच के तहत 1951 में बेहतर डेटा के लिए CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का गठन किया गया। और फिर समय के साथ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, डेटा कलेक्शन की जटिलताएं भी तो बढ़ने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समन्वय के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC बनाया गया। जी। लेकिन प्रशासन और गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, जो कि मेंस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे युगांतरकारी बदलाव मई 2019 में आया। सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता और डेटा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CSO और NSSO का विलय कर दिया और NSO बना दिया। बिल्कुल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कर दी गई। और इस नई व्यवस्था में ना शक्तियों का एक बहुत ही संतुलित विभाजन देखने को मिलता है। NSO का मुख्य काम है अर्थव्यवस्था का डेटा देना, लेकिन उस डेटा के आधार पर राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी बनाना वित्त मंत्रालय का काम है। सही बात है। वैसे संस्थाओं और सांख्यिकी की इस गंभीर चर्चा के बीच मुझे एक बात याद आ रही है। अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स
का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। उन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ, बिल्कुल मिला था। मतलब ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि किसी को पैसे गिनने के व्यवस्थित तरीके बताने के लिए नोबेल मिल गया और हमारे एस्पिरेंट्स को सिर्फ सिलेबस गिनने में ही पसीना आ रहा है। बहुत ही सटीक और हल्की फुल्की तुलना है आपकी। लेकिन देखिए, इस सिलेबस की जटिलताओं को सुलझाना ही हमारा काम है। संस्थाएं तो बन गई, लेकिन सवाल यह आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार क्या होंगे, यानी लागत और मूल्य। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से दो अवधारणाएं काम करती हैं, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस। साधन लागत वो मूल खर्च है जो किसी उत्पादक को फैक्ट्री के स्तर पर उठाना पड़ता है, जिसमें कच्चा माल, श्रम और सब्सिडी शामिल है। और जब वही वस्तु फैक्ट्री से निकलकर बाजार में पहुंचती है तो उस पर सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाते हैं। हाँ। और यदि कोई अनुदान या सब्सिडी है तो वो घट जाता है, तब जाकर वो बाजार मूल्य बनता है जो उपभोक्ता देता है। इसका सूत्र बड़ा सीधा है, MP = FC प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। एकदम सही। और इस गणना में एक और बेहद महत्वपूर्ण संकेतक शामिल होता है, चालू कीमत यानी करंट प्राइस और स्थिर कीमत यानी कांस्टेंट प्राइस। चालू कीमत के आंकड़ों में मुद्रास्फीति शामिल होती है, लेकिन वास्तविक आर्थिक वृद्धि के लिए हमें स्थिर कीमत देखनी होती है, जिसका आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है। यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी टिप है, जीडीपी अस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर। जी। इसे मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक माना जाता है। जी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देकर 100 से गुणा करने पर यह निकलता है। और जब हम इन कीमतों को जोड़ रहे हैं तो ये जानना भी तो अहम है कि राष्ट्रीय आय की गणना में वर्जित मदें क्या हैं, यानी एक्सक्लूजन्स क्या हैं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया की धुरी सिर्फ मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन पर टिकी है। हाँ, जो चीजें शामिल नहीं है उनमें सबसे पहले मध्यवर्ती वस्तुएं आती हैं ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। फिर पुरानी वस्तुओं की बिक्री, गृहिणियों की घरेलू सेवाएं, वित्तीय संपत्तियां जैसे शेयर या बॉन्ड और हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, लॉटरी या विदेश से मिले उपहार। तो अगर हम रियल लाइफ उदाहरण लें तो पुरानी कार बेचने या लॉटरी जीतने से देश में कुछ नया तो बना नहीं, इसलिए ये राष्ट्रीय जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर का उत्पादन है, जबकि जीएनपी निवासियों द्वारा कुल आय है, यानी जीडीपी प्लस X माइनस M। जी। भारत के मामले में विदेशों से शुद्ध आय ऋणात्मक है, इसलिए भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। और जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो मशीनों की घिसावट भी तो होती है, जिसे मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन कहते हैं। हाँ। जब इसे घटाया जाता है तो हमें शुद्ध आय मिलती है, जैसे NDP और NNP। एकदम सही। और इन सब में जो क्रक्स है वो ये है कि आधिकारिक तौर पर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही वास्तव में हमारी राष्ट्रीय आय है। अब सवाल ये है कि NSO इस आय को ट्रैक कैसे करता है। राष्ट्रीय आय आकलन की 3 विधियां हैं। पहली है उत्पाद या मूल्यवर्धन विधि, इसमें मध्यवर्ती उपभोग को घटाकर GVA निकाला जाता है। हाँ, और दूसरी है आय विधि, इसमें कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, प्रचालन अधिशेष जिसमें किराया, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ शामिल है और मिश्रित आय का योग किया जाता है। जी। और तीसरी है व्यय विधि, यानी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात। उदाहरण के लिए एक ही रुपए को कमाते, खर्चते और उससे वैल्यू बनाते हुए देखना। और इन विधियों को अपडेट करना भी जरूरी है। 2015 में आधार वर्ष संशोधन और GVA की नवीन अवधारणा को अपनाना ऐसा ही एक नीतिगत बदलाव था। बिल्कुल। NSO ने आधार वर्ष 2011-12 किया और GDP की जगह क्षेत्रवार GVA एट बेसिक प्राइसेस को अपनाया। और यहाँ इंटरव्यू के लिए एक जरूरी तकनीकी अंतर समझना होगा, उत्पादन कर यानी प्रोडक्शन टैक्स और उत्पाद कर यानी प्रोडक्ट टैक्स के बीच का फर्क। उत्पादन कर मात्रा से स्वतंत्र होता है, जैसे भू राजस्व या स्टैंप ड्यूटी, ये GVA बेसिक प्राइस में जुड़ता है, जबकि उत्पाद कर प्रति यूनिट होता है, जैसे GST या फूड सब्सिडी, ये GDP मार्केट प्राइस में जुड़ता है। और ये सब डेटा एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आता है जिसे एस्टिमेट साइकिल कहते हैं। NSO का डेटा जारी करने का कैलेंडर बहुत सेट है। हाँ। सबसे पहले 7 जनवरी को पहला अग्रिम अनुमान आता है, जो बजट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर 31 मई को अनंतिम अनुमान और फिर अगले वर्षों की 31 जनवरी को संशोधित या त्वरित अनुमान आते हैं। इस चक्र का सीधा कारण प्रभाव ये है कि सरकार के पास नीतियों को सुधारने के लिए लगातार रिफाइंड डेटा आता रहता है। और इसी रिफाइंड डेटा का सबसे ताजा उदाहरण है द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 का सांख्यिकीय विश्लेषण। जी। अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो सेक्टर ग्रोथ कुछ इस तरह है। प्राथमिक क्षेत्र 4.4%, द्वितीय क्षेत्र 5.8% और तृतीय क्षेत्र 7.3% की दर से बढ़ रहा है। और कुल GDP वृद्धि स्थिर मूल्य पर 6.5% और चालू मूल्य पर 9.9% अनुमानित है। हाँ। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 1,14,705 रुपए और चालू मूल्य पर 2,05,579 रुपए हो गई है। और यहाँ एक पावर बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे सेवाएं,
विशेषकर वित्त और रियल एस्टेट, जो लगभग 23% हैं, वो अर्थव्यवस्था पर हावी हैं, जबकि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 14% पर ही अटका हुआ है। यह रोजगार के लिहाज से एक चिंता का विषय है। बिल्कुल सही कहा। अब हम अपने विविध महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए एक रैपिड फायर बूस्टर का काम करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहला है दादाभाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखी गई है। तीसरा, गोवा की प्रति व्यक्ति आय इस समय सबसे ज्यादा है। और चौथा तथ्य है प्रोफेसर राजकृष्ण का हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट, जो 1950 से 80 के दशक की 3.5% की धीमी गति को दर्शाता है। जी। पांचवां, विकास नापने का सही क्रम, पहले PCI, फिर PQLI और अब HDI। और छठा, जीडीपी में योगदान का क्रम, सबसे ज्यादा सेवा, फिर उद्योग और अंत में कृषि। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये स्पष्ट है कि कैसे भारत की प्रणाली अब पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी SNA 2008 से जुड़ चुकी है। बिल्कुल। और 6.5% की ये निरंतर वृद्धि भारत को वैश्विक महाशक्ति बना रही है। एकदम सही। पर इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं स्टूडेंट्स के सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं, जो हमने पॉइंट 4 के एक्सक्लूजन्स में पढ़ा था। जी बताइए। सोचिए, हमने पढ़ा कि गृहिणियों की अवैतनिक घरेलू सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। अगर भविष्य में कोई ऐसा आर्थिक मॉडल बने जो महिलाओं के इस अदृश्य श्रम का मौद्रिक मूल्यांकन कर सके, तो क्या हमारी जीडीपी के आंकड़े और समाज में सत्ता का संतुलन यानी जो पावर डायनेमिक्स हैं, वो पूरी तरह से नहीं बदल जाएंगे? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत में आर्थिक आयोजन, विकास और रणनीतिक यात्रा। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा अनपैक करते हैं। बिल्कुल। आखिर ये आर्थिक आयोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? अगर एक क्लासरूम का ही उदाहरण लें तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन यानी रिसोर्सेज बहुत सीमित होते हैं। जैसे किसी छात्र के पास पढ़ाई के लिए समय और ऊर्जा बहुत सीमित होती है। एग्जैक्टली। इन सीमित संसाधनों का सबसे कुशल, वैज्ञानिक और रणनीतिक तरीके से उपयोग करना, ताकि हम अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर सकें, बस यही आर्थिक आयोजन है। और आजाद भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ये लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे। हाँ, मतलब देश की आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना था। जी, और सदियों पुरानी जो आर्थिक और सामाजिक असमानता थी, उससे दूर करना, गरीबी का निवारण करना और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सही कहा। इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि ये केंद्रीकृत नियोजन या सेंट्रलाइज प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमारे नीति निर्माताओं को कोई रातों रात नहीं सूझा था। बिल्कुल नहीं। अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्ने पलटें तो इस मॉडल का जन्म सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ यानी USSR में हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय के नेताओं ने वहीं से प्रेरणा ली थी, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि औपनिवेशिक शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। एकदम सही। इस टूटी फूटी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं बैठ सकते थे। मुमकिन ही नहीं था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी के भीतर राज्य को यानी सरकार को एक बहुत ही मजबूत मार्गदर्शक और नियामक की भूमिका निभानी ही थी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सरकार के कंधों पर। तो इस लंबे और ऐतिहासिक सफर को शुरू करने से पहले मैं सभी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहना चाहूंगा। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है। जरा सोचिए क्लास, जिस देश ने आजादी के वक्त सुई से लेकर अनाज तक के लिए दूसरों का मुंह ताका हो, उसने शून्य से शुरुआत करके आज एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के शिखर तक का सफर तय किया है। और ठीक वैसे ही आप छात्रों की तैयारी भी एक सॉलिड प्लानिंग मांगती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है आजादी से पहले की नींव से, यानी 1934 से 1950 का दौर, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प दौर था। हाँ, 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया, जो कि एक दूरदर्शी इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश के विकास के लिए पहली बार एक 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और एस्पिरेंट्स यहाँ ध्यान दें, ये पॉइंट प्रीलिम्स के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मैच द फॉलोइंग सवालों में 1934 और एम विश्वेश्वरैया की किताब का नाम आमने सामने पूछ लिया जाता है। सही पॉइंट आउट किया आपने। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते विश्वेश्वरैया जी जानते थे कि बिना नक्शे के कोई इमारत नहीं बनती और ना ही कोई देश। बिल्कुल।
इसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ें तो 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा बैठक हुई। जहां राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन था ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जी हाँ, और इसका सीधा असर हमें ठीक अगले साल देखने को मिला। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बाकायदा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कर दिया। और इसी समिति ने आजाद भारत के लिए नियोजन के ढांचे पर एक बहुत ही व्यापक वैचारिक जमीन तैयार की। अब यहाँ थोड़ा सा मुस्कुराने वाली बात है क्लास। आजादी अभी मिली नहीं थी, अंग्रेज यहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे प्लान और कमेटियां धड़ाधड़ बन रही थी। हाँ, ये तो है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जाम से 6 महीने पहले स्टूडेंट्स एकदम कलरफुल टाइम टेबल बनाते हैं, उसे दीवार पे चिपकाते हैं, इस बात की परवाह किए बना कि असल पढ़ाई शायद एग्जाम से 1 महीने पहले ही शुरू होगी। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन मजाक अपनी जगह, ये सारे प्रयास बहुत गहरे और गंभीर थे। बिल्कुल। जैसे 1944 की बात करें तो बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। ये एक 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी जिसके सूत्रधार आर्देशिर दलाल थे। और यहाँ सबसे बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास देखिए। आमतौर पे माना जाता है कि उद्योगपति सरकारी दखलंदाजी के सख्त खिलाफ होते हैं। हाँ, फ्री मार्केट चाहते हैं वो। लेकिन बॉम्बे प्लान में इन पूंजीपतियों ने खुद कहा कि भारत को एक बड़े सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। और इसका कारण बहुत लॉजिकल था, क्योंकि आजादी के बाद देश में सड़कें, बिजली और भारी उद्योग लगाने के लिए जो भारी भरकम निवेश चाहिए था, वो उस समय किसी भी प्राइवेट कंपनी के बस की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। इसी साल 1944 में ही भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नाम से एक अलग विभाग भी खोल दिया। तो एक तरफ उद्योगपति अपना प्लान बना रहे थे, लेकिन क्या बाकी विचारधारा के लोग शांत बैठे थे? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां से मेंस परीक्षा के लिए वैचारिक अंतर का एक बहुत ही शानदार सवाल बनता है। एकदम सही। 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना सामने रखी। इस योजना का पूरा फोकस विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पर था। उनका मानना था कि भारत गांवों में बसता है, इसलिए योजनाएं भी गांव से शुरू होनी चाहिए। और इसके ठीक विपरीत 1945 में एमएन राय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान प्रस्तुत की। यह योजना वामपंथी या लेफ्ट विंग दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों के सामाजिकरण और सामुदायिक विकास पर भारी जोर दिया गया था। तो देखिए क्लास, एक तरफ पूंजीपतियों का बॉम्बे प्लान, दूसरी तरफ गांधीवादी विकेंद्रीकरण और तीसरी तरफ वामपंथी विचार। इन तीनों के बीच जो बौद्धिक टकराव हुआ, उसी ने आजाद भारत के भावी आर्थिक मॉडल को आकार दिया। और फिर आता है साल 1950, जब जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। जी। और आजादी के बाद 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो आर्थिक नियोजन समिति बनी थी, आखिरकार उसी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक गैर सांविधिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी और सिर्फ एक परामर्शदात्री निकाय था, जिसके पदेन अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री बने। और हाँ क्लास, इन सारी तारीखों और कमिटियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। चलिए वापस अपने क्रोनोलॉजी पर आते हैं, जहां से असली एक्शन शुरू होता है। अब हम प्रवेश करते हैं नियोजन के प्रारंभिक चरण में, यानी 1951 से 1966 का दौर। ये भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण का सबसे क्रिटिकल दौर था। बिल्कुल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि ये मॉडल क्या है। आसान भाषा में समझें तो ये मॉडल कहता है कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करता है: देश में बचत कितनी है और उस बचत का निवेश कैसे हो रहा है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। और उस समय के हालात देखिए। देश आजाद हुआ था, लेकिन विभाजन की भयंकर त्रासदी थी। लाखों शरणार्थी आ चुके थे और देश में अनाज की भारी कमी थी। इसीलिए इस पहली योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, क्योंकि जब पेट भरा होगा तभी तो देश खड़ा होगा। एकदम सही। और ये योजना बेहद सफल रही। इसके अंत तक राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की शानदार वृद्धि हुई। इसी दौरान भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और व्यास जैसी विशाल और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुईं, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जी। और गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। अब यहाँ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक बहुत बड़ा नियम लागू होता है क्लास। बिल्कुल। जब पहली योजना में कृषि का बेस तैयार हो गया, देश के पास थोड़ा अनाज आ गया, तो क्या हम सिर्फ खेती तक सीमित रह सकते थे? नहीं। इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 तक चली, उसकी रणनीति पूरी तरह से पलट दी गई।
ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस का विजन बहुत स्पष्ट था। अगर भारत को लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हमें सिर्फ उपभोक्ता वस्तुएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें वो मशीनें बनानी चाहिए जो उपभोक्ता वस्तुएं बनाती हैं। यानी कैपिटल गुड्स। इसलिए कृषि के बाद अब समाजवादी समाज की स्थापना के लिए भारी उद्योगों और खनिजों पर पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया गया। और इसी का परिणाम था कि हमारे देश में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे विशाल इस्पात संयंत्र या स्टील प्लांट स्थापित किए गए। अब इतने बड़े कारखाने लगेंगे तो उन्हें कच्चा माल पहुंचाने के लिए और तैयार माल पूरे देश में भेजने के लिए सड़कों और रेलवे की जरूरत तो होगी। एग्जैक्टली। इसीलिए इस दूसरी योजना में यातायात और संचार पर कुल बजट का लगभग 28% हिस्सा खर्च किया गया। इसके बाद आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। ये योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी, जिसे हम गाडगिल योजना के रूप में भी जानते हैं। इसका लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त यानी सेल्फ जनरेटिंग अवस्था में पहुंचाना। इसी दौरान पूर्व सोवियत संघ के भारी सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। लेकिन क्लास, ये एक ऐसा मोड़ है जहां सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जी हाँ, ये तीसरी योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इतिहास की सबसे अधिक असफल योजना साबित हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारे मॉडल खराब थे? क्या महालनोबिस या गाडगिल का गणित कमजोर था? नहीं, उनकी गणित में कोई खराबी नहीं थी। इस भारी विफलता के पीछे पूरी तरह से बाह्य और अप्रत्याशित कारण थे, जिन पर किसी का बस नहीं था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। और मानो इतना काफी नहीं था, उसी दौरान देश में एक सदी का सबसे भीषण सूखा पड़ गया। जो पैसा पुल बनाने और स्कूल खोलने में लगना था, वो रातों रात सीमाओं पर रक्षा क्षेत्र की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। देश में खाने के लाले पड़ गए और हमें अमेरिका से PL 480 योजना के तहत खराब क्वालिटी का गेहूं मांगना पड़ा। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिलता है। इस भीषण खाद्य संकट ने भारतीय नीति निर्माताओं के अहम को गहरी चोट पहुंचाई। और इसी संकट ने भारत सरकार को अपनी कृषि नीति में एक ऐसा आमूलचूल बदलाव करने पर मजबूर किया, जिसने भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। हम अब तक आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब हमें खुद का संकर बीज यानी HYV सीड्स और खाद बनाना था। भारत में इस क्रांति की जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर ये श्री नॉर्मन E बोरलॉग को जाता है। और सिर्फ हरित क्रांति ही नहीं, इस भयानक संकट के बीच भी संस्थागत विकास के कई दूरगामी काम हुए। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी संवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को जगह दी गई, ताकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योजनाएं बना सकें। इसके अलावा 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना हुई, जो आगे चलकर श्वेत क्रांति का आधार बना। 1962 में अविगागानगर में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान खोला और 1964 में गहन मवेशी विकास परियोजना की शुरुआत की गई। अब हम 1966 के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां युद्ध और सूखे ने देश के खजाने को लगभग खाली कर दिया था। महंगाई आसमान छू रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार नाम मात्र का था। ऐसे में 5 साल का लंबा प्लान बनाना बेवकूफ़ी होती। इसलिए 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। इसके बजाय सरकार को स्थिति संभालने के लिए 3 वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ी। इस 3 साल की अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोमेंट है। स्टूडेंट्स इसे अपने सफ़र से जोड़कर देखिए। जैसे युद्ध और सूखे के बाद देश की अर्थव्यवस्था को हॉलिडे या ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन क्या देश रुक गया? बिल्कुल नहीं। उसने छोटे छोटे वार्षिक प्लान बनाए, खुद को संभाला। वैसे ही आपकी तैयारी में भी कभी कभी असफलता, बीमारी या थकान के कारण आपको एक ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन उस ब्रेक में आप अपनी रणनीति बदलते हैं और फिर बाउंस बैक करते हैं। देश ने भी ठीक ऐसा ही किया। और यह बाउंस बैक बहुत जबरदस्त था। 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो 1974 तक चली। यह एक बार फिर डिया गाडगिल मॉडल पर ही आधारित थी। अब देश का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता। इस योजना में सरकार ने कई ऐतिहासिक और बेहद साहसिक कदम उठाए। 1969 में ही 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यहाँ रुककर समझना होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्योंकि उससे पहले बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लोन देते थे। सरकार चाहती थी कि हरित क्रांति के इस दौर में एक आम किसान को भी ट्रैक्टर और खाद के लिए लोन मिले। जी, इसी योजना के दौरान 1971 के चुनावों में
पहली बार गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा गूंजा। और भविष्य में कभी 1965 जैसे सूखे का सामना ना करना पड़े, इसलिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना भी इसी दौरान पेश की गई। लेकिन विडंबना देखिए, लगातार खराब मौसम और 1971 के युद्ध के कारण लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों के भारी आगमन के चलते ये योजना भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। इसके बाद आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर ने तैयार किया था और इसका मुख्य फोकस सीधे तौर पर गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर रखा गया। यह पहली बार था जब विकास दर के बजाय गरीबी और बेरोजगारी पर इतना सीधा और कड़ा प्रहार किया गया। 1975 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इसी योजना की देन है, जिसका मकसद था गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देना। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का एक और बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है क्लास। 1977-78 में भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी यानी जनता पार्टी की सरकार आ गई। नई सरकार की अपनी अलग विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने इस 5वीं योजना को इसके निर्धारित समय से 1 साल पहले ही यानी 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यहीं से भारतीय नियोजन एक नए वैचारिक प्रयोग की तरफ मुड़ता है, जिसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा गया, जो 1978 से 1980 तक चला। ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? तो क्लास, इसे स्वीडिश अर्थशास्त्री गन्नार मिर्डल ने अपनी मशहूर किताब एशियन ड्रामा में प्रतिपादित किया था। और भारत में इसे लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को जाता है। रोलिंग प्लान का मतलब है कि आप 5 साल के लिए एक कठोर लक्ष्य तय करके नहीं बैठ जाते, बल्कि आप हर साल अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं और उसी आधार पर अगले साल के लक्ष्य और बजट को रोल ओवर यानी अपडेट करते हैं। ये एक बहुत ही लचीला मॉडल था। लेकिन राजनीति फिर घूमी। 1980 में फिर से सरकार बदली और इस रोलिंग प्लान को बंद करके छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई, जो 1980 से 1985 तक चली। इस योजना ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या IRDP जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को जन्म दिया। इसके बाद आई 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, जो राजीव गांधी के कार्यकाल में थी। इस योजना का सबसे लोकप्रिय नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। एस्पिरेंट्स, जब आप मेंस लिखकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं तो आपसे नीतियों के दूरगामी प्रभावों के बारे में गहराई से पूछा जाता है। 7वीं योजना और उसके ठीक बाद का समय इस लिहाज से बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। इस दौर में सिर्फ कंक्रीट और स्टील पर नहीं, बल्कि मानव पूंजी और संस्थाओं के निर्माण पर भारी काम हुआ। शेयर बाजार में हो रहे घोटालों को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए 12 अप्रैल 1988 को सेबी यानी सेबी की स्थापना एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई। शिक्षा में सुधार के लिए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया, ताकि प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं मिल सकें। और 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया। ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं थे, बल्कि एक सशक्त समाज की बुनियाद थे। लेकिन 1990 आते आते देश एक बार फिर भारी राजनीतिक अस्थिरता और भयानक आर्थिक संकट में फंस गया। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। इसके कारण 1990 से 1992 के बीच फिर से 2 साल का योजना अवकाश रहा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आधुनिक भारत की सूरत बदल दी। 1991 में आर्थिक सुधार हुए, जिन्हें हम LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स कहते हैं। इसके बाद जब 8वीं पंचवर्षीय योजना आई 1992 से 1997 के बीच, तो उसने नियोजन की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। अब सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास यानी HRD हो गया, जैसे जन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और 8वीं योजना में जो सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव आया, वो था निर्देशात्मक नियोजन या इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत। इसे समझना बहुत जरूरी है क्लास। 1991 से पहले सरकार एक कंट्रोलर थी। क्या बनेगा, कितना बनेगा, सब सरकार तय करती थी। लेकिन अब सरकार एक फैसिलिटेटर या सहयोगी बन गई। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्तों को खोल दिया और सिर्फ दिशा निर्देश तय किए। ये बदलाव इतना जादुई और शानदार रहा कि 5.6% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था ने 6.8% की जबरदस्त वृद्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद हम 21वीं सदी के आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना आई 1997 से 2002 तक, जिसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यानी ग्रोथ तो हो, लेकिन उसका फायदा सबसे निचले तबके तक पहुंचे। हालांकि यह दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी, दक्षिण पूर्व एशियाई संकट और भारी विदेशी ऋण जैसे मुद्दों से घिरा रहा, इसलिए यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। फिर आई 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक।
इस योजना ने बहुत ही आक्रामक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, अगले 10 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 2007 से 2012 तक, जिसका केंद्रीय विषय या थीम थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी फास्टेस्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इस योजना में शिक्षा पर जबरदस्त जोर दिया गया, खासतौर पर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर, ताकि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक स्किल्ड वर्कफोर्स बन सके। और इसके नतीजे बेहद प्रभावशाली रहे। यह भारत के योजनाबद्ध विकास के इतिहास की सबसे सफल योजना साबित हुई, जिसमें रिकॉर्ड 8.3% की औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल की गई। इसके बाद हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना आती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यानी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी को भी नियोजन का मुख्य हिस्सा मान लिया गया था। लेकिन 12वीं योजना अपना कार्यकाल पूरा कर पाती, उससे पहले ही एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ। देश बदल चुका था, राज्य पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके थे और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी थी। ऐसे में दिल्ली के एक कमरे में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही तरह का प्लान बनाने वाला वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अब प्रासंगिक नहीं रह गया था। इसलिए 15 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने लाल किले की प्राचीर से आधिकारिक तौर पर योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा कर दी। इसी के साथ 6 दशकों से चले आ रहे एक पूरे युग का अंत हो गया। अगर हम 1951 से लेकर इस अंत तक के पूरे डेटा का एक क्रिटिकल एनालिसिस करें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखें तो तीसरी और चौथी योजनाएं मुख्य रूप से बाहरी कारणों जैसे 1962, 1965 के युद्ध, भीषण सूखे और 1971 के शरणार्थी संकट के कारण सबसे अधिक विफल रहीं। वहीं दूसरी ओर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद की योजनाएं, विशेषकर 8वीं और 11वीं योजनाएं सबसे अधिक सफल साबित हुई। इस पूरी रणनीतिक यात्रा ने, इन उतार चढ़ावों ने भारत को एक औपनिवेशिक, जर्जर और आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था से निकालकर आज दुनिया के सामने एक मजबूत और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा कर दिया है। तो क्लास, आज हमने 1934 की विश्वेश्वरैया योजना से लेकर 2014 में योजना आयोग की समाप्ति तक का पूरा क्रोनोलॉजिकल सफर बहुत ही विस्तार से तय किया है। हमने देखा कि कैसे पहली योजना की कृषि ने दूसरी योजना के भारी उद्योगों को जन्म दिया, कैसे तीसरी योजना की विफलता और सूखे ने हरित क्रांति को जन्म दिया, और कैसे 1991 के संकट ने इंडिकेटिव प्लानिंग का रास्ता खोला। हर योजना की सफलता या विफलता ने अगली योजना के लिए एक नई रणनीति की जमीन तैयार की। प्लस के फैक्चुअल सवालों से लेकर मेंस के एनालिटिकल दृष्टिकोण तक ये पूरी टाइमलाइन आपके लिए बेहद क्रिटिकल है। बिल्कुल। इस पूरी मास्टर क्लास और चर्चा को समेटते हुए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के मन में एक गहरा विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जी। योजना आयोग के अंत के बाद अब हम एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड युग में जी रहे हैं। 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली है। सही कहा। जहां पहले टॉप टू बॉटम प्लानिंग होती थी, अब बॉटम टू टॉप अप्रोच और सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है। लेकिन जरा सोचिए, इतने विशाल और भौगोलिक व आर्थिक विविधता वाले देश में क्या इस नए अप्रोच से क्षेत्रीय असमानताएं वाकई पहले से ज्यादा तेजी से कम हो रही हैं, या फिर जो राज्य पहले से अमीर और सक्षम है वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले राज्य और पिछड़ते जा रहे हैं? इस पर अपने स्तर पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक भावी प्रशासक के रूप में आपको सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ना है, बल्कि वर्तमान नीतियों के प्रभाव का भी बहुत गहराई से मूल्यांकन करना है।